अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा आज का सेशन है स्टडी इन मलेशिया और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं अरसलान सलीम जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया से पीएचडी कर रहे हैं। तो आज हम अपने गेस्ट से पूछेंगे कि मलेशिया में एडमिशन स्टार्ट कब होते हैं, प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस चाहिए या नहीं, स्कॉलरशिप कैसे मिलता है, वीज़ा प्रोसेस क्या है, वहाँ पे अकोमोडेशन जो है वो कैसे लेते हैं और स्पाउस वीज़े का वहाँ पे क्या प्रोसीजर है। इसके अलावा और कौन से प्रोज एंड कॉन्स हैं जो कि मलेशिया जाने से पता चलता है कि ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स हैं। तो इन तमाम क्वेश्चंस को हम अपने गेस्ट से आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे हम एंड पे उनको भी डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस सेशन में इनवाइट किया। थैंक यू सो मच अरसलान कि आपने अपनी मसरूफियत से टाइम निकाला और स्टूडेंट को गाइड करने के लिए आपने टाइम दिया है। थैंक यू सो मच। अरसलान, सबसे पहले ये क्वेश्चन बताएं कि मलेशिया में एडमिशन साल में कितनी बार ओपन होते हैं और उनकी डेडलाइन क्या होती है? डॉक्टर साहब, बेसिकली पीएचडी के लिए तो हम ये कहते होते हैं कोई डेडलाइन नहीं है। आप थ्रू आउट ईयर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेमेस्टर की डेडलाइन होती है। यानी कि अप्रैल 1 जो है वो आपके पहले सेमेस्टर 1 की डेडलाइन है और अक्टूबर 1 जो है वो क्या है, सेकंड सेमेस्टर की डेडलाइन है। यानी कि एडमिशन थ्रू आउट ईयर आपके होते रहते हैं। डेडलाइन होती है स्कॉलरशिप के हवाले से। यानी कि डेडलाइन एडमिशन ऑफ द यूनिवर्सिटी का कोई कंसर्न नहीं, एडमिशन यूनिवर्सिटी आपको थ्रू आउट ईयर देती है। थैंक यू अरसलान। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेशिया में एडमिशन लेने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? मलेशिया में जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपका जो CGPA है, जो पिछली डिग्री का है। फॉर एग्जांपल आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स का, और मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर का, वो आपका 3.0 मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम जो स्कॉलरशिप है वो 3.0 आपका जो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है वो करते होते हैं। कुछ स्कॉलरशिप हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस हैं, उनका 3.7 होता है। अदरवाइज वो मिनिमम जो है ना वो 3 रिक्वायर करते हैं। फॉर एडमिशन आपका 3 ही रिक्वायर है। अरसलान, इसी का फॉलो अप क्वेश्चन है कि मलेशिया में अप्लाई करने के लिए कोई लैंग्वेज टेस्ट है वो रिक्वायर है या नहीं है? डॉक्टर साहब, इसके बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होती हैं स्टूडेंट के अंदर, क्योंकि 3 चीज़ें लिखी होती हैं, एक आइल्स, टॉफल और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। मोस्ट ऑफ द केसेस आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चल जाता है। आपका MIS हो, MTCP हो, वो आपको आइल्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं आइल्स पे आया था, बाकी यहाँ पे जितने मुझे मिले हैं स्टूडेंट्स, उन किसी ने भी आइल्स नहीं किया। इन केस अगर आपका आइल्स है तो आपको 6.0 रिक्वायर्ड है। थैंक यू अरसलान। तो इसी का फॉलो अप क्वेश्चन है कि मलेशिया में अप्लाई करने के लिए क्या कोई एज लिमिट भी है? फॉर मास्टर्स आपकी 40 एज है और फॉर PhD 45। लेकिन MTCP एक जो खाली मास्टर्स की स्कॉलरशिप है, उसमें अप्लाई करने के लिए आपकी 45 एज है, यानी कि 5 ईयर रिलैक्सेशन भी देते हैं आपको। थैंक यू अरसलान। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेशिया में अप्लाई करने के लिए प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर क्या वो रिक्वायर्ड है या नहीं? प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर आपको रिक्वायर नहीं होता। बहुत सारे केसेस में आपको रिक्वायर नहीं है, सिवाय एक स्कॉलरशिप होती है जिसको हम कहते हैं ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंटशिप। उसमें आपको प्रोफेसर डायरेक्ट हायर करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। उस केस में आपको प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर होता है, जो कि आप अपने पोर्टल पे अपलोड करते हैं। अदरवाइज इन द केस ऑफ MIS और इन द केस ऑफ MTCP, वहाँ पे आपको प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर नहीं रिक्वायर होता, बट यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर रिक्वायर होता है। थैंक यू अरसलान। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेशिया में अप्लाई करने के लिए क्या एप्लीकेशन फ़ी है या नहीं? सर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जो एप्लीकेशन फ़ी चार्ज करती हैं। कोई 1 या 2 होंगी जो एप्लीकेशन फ़ी चार्ज नहीं करती। उसमें भी 2 एप्लीकेशन फ़ीस हैं। नंबर 1 एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी है, जो कि तकरीबन 18,000 के राउंड अबाउट है, 300, और वो आपको रिटर्न भी नहीं होती। सेकंड, जब आपका एडमिशन हो जाता है तो वो आपको एडमिशन के मद में जो है ना वो फ़ी जमा करवानी पड़ती है, उसे एप्लीकेशन फ़ी कहते हैं। तो ये 2 फ़ीस हैं, एक तो बेसिक प्रोसेसिंग फ़ी है और दूसरी जो है वो आपको रीइम्बर्स हो जाती है। इन द केस ऑफ यूनिवर्सिटी मलाया, पहले आपको 300 रिंगट्स पे करने पड़ते हैं और उसके बाद आपको 1000 रिंगट्स पे करने पड़ते हैं, तो राउंड अबाउट 1 लाख के करीब बन जाता है। लेकिन 1000 आपको बाद में रीइम्बर्स हो जाता है जब आप यहाँ पे आते हैं। थैंक यू अरसलान। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेशिया में कितने टाइप्स के स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं और उनका क्या प्रोसीजर है? मलेशिया में बेसिक जो स्कॉलरशिप्स हैं वो आपके पास 6 हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को 3 स्कॉलरशिप पता है, लेकिन मैं जब इस सेशन के लिए डिस्कस मतलब चीज़ें इकट्ठी कर रहा था, तो मुझे बाद में पता लगा कि 3 और ऐसी स्कॉलरशिप्स भी हैं जो कि बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता। तो टॉप ऑफ द लिस्ट है GRA। टॉप ऑफ द लिस्ट इसलिए मैं रखा है कि थ्रू आउट ईयर है, कोई डेडलाइन नहीं है। हर यूनिवर्सिटी का अपना
पोर्टल होता है जहाँ पे आपने अप्लाई करना होता है। हमारी यूनिवर्सिटी का है UMRA रिक्रूटमेंट, तो वहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, आप प्रोजेक्ट पे ईमेल और डिटेल दी होती है, आप प्रोफेसर को ईमेल करते हैं, वो आपको हायर कर लेते हैं और वहीं से आपका एडमिशन हो जाता है। दूसरी जो स्कॉलरशिप है वो है MIS की स्कॉलरशिप। अच्छा, GRA के लिए आपकी प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, और GRA में अगर आप सेमेस्टर के अर्ली आते हैं तो आपको जो है ना वो फ़ी नहीं पे करना पड़ती। अगर मिड सेमेस्टर आप आते हैं तो पहले आपको फ़ी पे करना पड़ती है और फिर वो बाद में आपको रीइंबर्स करते हैं। MIS के लिए जो है वो आपका एक डेडलाइन होती है। इन दूसरी स्कॉलरशिप MIS है और इनकी मई 31 से लेके लास्ट ईयर इस दिन यानी कि आज जो हम कर रहे सेशन लास्ट ईयर 31 ऑफ द 2024 जो है वो आई थी, और जूनियर के 1 महीने का टाइम होता है। और MTCP का ये होता है कि वो मार्च से शुरू होकर अप्रैल मिड तक या समहाउ मई से शुरू होकर जून तक जाता है। इस दफ़ा जो है उनका 12 मई से लेके 13 जून तक जो है वो MTCP का है। इसके अलावा 3 और स्कॉलरशिप हैं। एक हमारी जो यूनिवर्सिटी है UM ब्राइट स्पार्क स्कॉलरशिप है, ये हाईएस्ट जो है वो स्टाइपेंड पे करती है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, इसके अलावा UM एक्सीलेंस PhD स्कॉलरशिप है। उनका क्राइटेरिया 3.7 है CGPA का, ये सारी PhD के लिए। थैंक यू अरसलान। तो इस सेशन का सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम अब डिस्कस करते हैं कि मलेशिया में अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। डॉक्यूमेंट में सबसे जो अच्छी बात है, मलेशिया में आपको अटेस्टेशन नहीं करवानी पड़ती डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि आपको HEC से मोफा से कोई किसी किस्म के अटेस्टेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्यूमेंट आपको जो है ना बेसिक डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर या IELTS जो भी आपके पास है वो होना चाहिए। थर्ड, आपके पास CV। और अच्छा, जब आप अप्लाई करते हैं MIS में या MTCP में, तो जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो 2 होते हैं। एक होता है आपका CGPA और दूसरा होता है रिसर्च प्रपोजल, और 70% आपका रिसर्च प्रपोजल मैटर करता है। प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस रिक्वायर नहीं होती, बट अगर आप प्रोफेसर से पहले कांटेक्ट करके रिसर्च प्रपोजल उसकी ज़ेरे निगरानी बना लें तो उसका ये होता है कि आपको फ़ायदा होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो आपको भी एडमिशन नहीं देंगे। आपके अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तब भी आप उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट ने बाद में कांटेक्ट किया था प्रोफेसर के साथ। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं। एक डॉक्यूमेंट मेडिकल की रिक्वायर होती है MTCP में। उनका मेडिकल का फॉर्म होता है जिसमें आपको जो है ना मेडिकल करवा के उसमें रिपोर्ट साथ में जमा करवानी है। MIS के लिए ऐसा कोई जो है ना वो फॉर्म वगैरह नहीं है। थैंक यू अरसलान। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मलेशिया में स्टडी के दौरान पार्ट टाइम वर्क की परमिशन होती है या नहीं होती? डॉक्टर साहब, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल मेरी अगर मैं कहूँ ना कि जॉब टाइमिंग है फिक्स, तो उसके अलावा मैं कुछ करता हूँ, ये मुझे ऐसा सच कहते नहीं है बट अलाउड नहीं है। एज अ स्टूडेंट आपको जॉब करना अलाउड नहीं है। अगर आप मिक्स मोड में हैं, यानी कि मिक्स मोड यहाँ पे होता है, यहाँ पे PhD या मास्टर्स जो है ना वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, यानी कि रिसर्च प्लस आपके पास कोर्स वर्क, ओनली रिसर्च, या फिर जिसको कहते हैं ओनली कोर्स वर्क। तो यहाँ पे PhD ओनली कोर्स वर्क नहीं है, लेकिन मास्टर ओनली कोर्स वर्क है। तो कुछ केसेस में आपको 20 आवर्स अलाउड है, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम आपको PhD में अलाउड नहीं होता। थैंक यू अरसलान। तो हमारा सेशन थर्ड इस सेशन का है, जिसमें सबसे अहम क्वेश्चन है, क्या मलेशिया में जो स्टूडेंट जाते हैं उनको स्पाउस वीज़े की परमिशन होती है या वो अपने डिपेंडेंट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? आप डिपेंडेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, लेकिन डिपेंडेंट्स को यूनिवर्सिटी जो है ना वो फंड नहीं करती। आपके अपने फंड हैं तो आप अपने पेरेंट्स को भी फंड करके यहाँ बुला सकते हैं, अपने स्पाउस को बुला सकते हैं, बच्चों को भी इवन आप यहाँ पे बुला सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है कि स्पाउस का अलाउ होता है, पेरेंट्स का नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को भी बुलाया, अपने स्टूडेंट विजिट। थैंक यू अरसलान। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे क्या है? जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, क्या कोई आपको वर्क वीज़ा मिलता है या क्या उसका प्रोसेस है? डॉक्टर साहब, बहुत सारी जो कंट्रीज है ना उनके लिए इन्होंने ग्रेजुएट पास रखा हुआ है। ग्रेजुएट पास होता है कि 1 साल के बाद, मतलब आपकी जब कंप्लीट होती है PhD या मास्टर, 1 साल का आपको टाइम देते हैं, जॉब सीकिंग वीज़ा कहते हैं उसको। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए वो नहीं है। तो यहाँ पे जब आपकी PhD कंप्लीट होती है उसके कुछ टाइम बाद आपको कंट्री जो है ना वो लीव करना पड़ती है। तो होता मैक्सिमम टाइम ये है कि यहाँ से आपके प्रोफेसर के साथ लिंक्स होते हैं, तो वो आपको पोस्ट डॉक में हायर कर लेते हैं। और आफ्टर पोस्ट डॉक यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी हैं। मेरे खुद भी जानने वाले पाकिस्तानी प्रोफेसर हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। थैंक यू अरसलान। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का कि मलेशिया का वीज़ा प्रोसेस क्या है? मलेशिया का वीज़ा प्रोसेस टोटली ऑनलाइन है। आपको कहीं भी किसी भी एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं होती।
उसमें इनिशियली जो है आप एक उनका होता है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा अप्रूवल लेटर, ई-वॉल कहते हैं हम उसे। क्योंकि मलेशिया नॉर्मल वीज़ा नहीं देता, मलेशिया वीज़ा ऑन अराइवल देता है, कि आपका आधा वीज़ा पाकिस्तान में प्रोसेस होगा, बाकी इधर आके प्रोसेस होगा। और वीज़ा के लिए कोई मेडिकल की रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है। आपने ई-वॉल में अपनी जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है और इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा अप्रूवल लेटर आपका आ जाता है। डिपेंड करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के दरमियान आपका वो आ जाता है, मैक्सिमम 2 हफ्ते का आपका टाइम है। जब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा अप्रूवल लेटर आ गया, फिर आपने ई-वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। वो भी ऑनलाइन है। आप अपना जो ई-वॉल है उसको वहाँ जो है ना एम्बेसी में पुट करते हैं। उसकी फ़ी जो है वो है तकरीबन 60 रिंगिट के राउंड अबाउट है। और जो ई-वॉल है उसकी जो है ना वो आपकी जो फ़ीस है वो थोड़ी ज़्यादा है, वो तकरीबन 2600 के राउंड अबाउट बनती है RM। तो ये कुल मिला के आपका 2 लाख का खर्चा हो जाता है। तो इसके बाद आपको क्या होता है, आपको टिकट परचेज़ करना पड़ता है ई-वीज़े के बाद। आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके आपका पहले मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद ये आप जब मेडिकल क्लियरेंस होती है, आप पासपोर्ट सबमिट करवा देते हैं। तो अराउंड अबाउट 20 डेज़ के अंदर आपका वीज़ा यहाँ पे लग के आ जाता है। यानी कि पोस्ट अराइवल। इट्स मीन कि जो मेडिकल है वो मलेशिया पहुंचने के बाद होता है। एग्ज़ैक्टली, आपको पाकिस्तान से कोई मेडिकल करवाने की ज़रूरत नहीं है। एक स्पेशल केस है एमटीसीपी का, जो पहले मेडिकल रिक्वायर करता है। बाकी हर केस में वीज़ा आपको जो है ना वो बाद में रिक्वायर करता है। थैंक यू सलाम। इसके अलावा कोई आप स्टूडेंट को सजेशन देना चाहें ताकि उनका वीज़ा जो है वो स्मूथली प्रोसेस हो जाए? वीज़ा के केस में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना उनकी स्पेसिफिक जो स्पेसिफिकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो पिक्चर अपलोड करनी है उसकी भी एक खास स्पेसिफिकेशन उन्होंने दी हुई है। अगर आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। आप अगर स्पेसिफिकेशन नहीं करेंगे तो आपको आपका प्रोसेस नहीं करेंगे ई-वॉल। सेकंड, समहाउ कुछ बैंक्स ऐसे हैं पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली उनसे आपकी फ़ी नहीं पे होती। वीज़ा की आपको फ़ी पे नहीं होती। मेरे पास भी जो बैंक्स थे उनसे नहीं पे हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने एक दोस्त से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने पे किया था। तो ये समहाउ कुछ हर्डल्स आती हैं, तो उसके लिए हमारे ग्रुप्स भी हैं, हम लोग जो है ना वो करते होते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं होता, पे कर देते हैं। थैंक यू सलाम। तो मेरे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि आप स्टूडेंट को ऐसी कोई सजेशन देना चाहें जिससे उनके वहाँ पे एडमिशन के जो चांसेस हैं वो मैक्सिमम हो सके? डॉक्टर साहब, स्टूडेंट 2 तरह के होते हैं। एक स्टूडेंट होता है जो होता है कंट्री स्पेसिफिक। अगर आप कंट्री स्पेसिफिक हैं मलेशिया के लिए, तो फिर तो आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें पहले कंसिडर करना पड़ती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कोई स्टूडेंट अमेरिका के लिए कंट्री स्पेसिफिक है और उसका सीजीपीए 3 से कम है, तो वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होता बीएस का। तो इसलिए आपको पहले इस चीज़ को कंसिडर करना पड़ता है कि कंट्री की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप मलेशिया के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं तो आपका एडमिशन प्रोसेस बहुत ईज़िली हो जाता है। और दूसरा ये, अगर आप कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, आप जो है ना वो धड़ाधड़ अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें ये है कि उसमें फिर आपको अप्लाई करते वक़्त बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। समहाउ उसमें ये है कि यूनिवर्सिटी का नाम नहीं चेंज करते लोग। यूनिवर्सिटी फ्रांस की होती है, अप्लाई यहाँ पे किया होता है उन्होंने, प्रोफ़ेसर का नाम नहीं चेंज किया होता। तो वो थोड़े से इश्यूज़ होते हैं जो कि प्रोफ़ेसर्स को ईमेल आती है, तो वो फिर हमें कहते हैं कि अब इसका हम क्या क्या करें, एज़ एन एग्ज़ाम्पल शो कर रहे होते हैं। तो जो भी, मैं तो यही कहता हूँ किसी भी स्टूडेंट को, जब भी आप किसी भी पोज़ीशन के लिए अप्लाई करें, तो डेडिकेटेडली अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल मेरा मैरी क्यूरी का हुआ था इंटरव्यू, तो उसमें मुझे तकरीबन कोई 3 हफ्ते लगे थे मोटिवेशन लेटर लिखने के लिए। तो ये सारा जो एफर्ट आप पुट कर रहे हैं ना, अप्लाई फॉर द सेक ऑफ अप्लाई नहीं करना, अप्लाई फॉर द सेक ऑफ गेटिंग द पोज़ीशन करना है। तो उसमें ये होगा कि आप लेस देन 50 अप्लाई करेंगे तो मे बी आपका चांस हो जाए। थैंक यू अरसलान। तो ये हमारे सेशन के अहम सवालात थे। अब हम चलते हैं जो स्टूडेंट के क्वेश्चन हैं। एक स्टूडेंट शुएब इलियास का क्वेश्चन है कि इज़ इट वर्थ डूइंग अ मास्टर इन मलेशिया इफ़ यू डोंट गेट अ स्कॉलरशिप? अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है तो उस केस में प्रॉब्लम आपको ये होती है कि आपको जॉब के साथ मास्टर करना पड़ता है। यहाँ मेरे लैब में भी काम करते हैं वो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो मिक्स मोड में, जिसको हम पार्ट टाइम जो है ना वो मास्टर्स कहते हैं। तो बहुत से लोग यहाँ पे हैं, जॉब भी करते हैं और साथ में जो है ना वो अपना मास्टर भी कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको जो मिल रही होती हैं उसमें आपकी जो फ़ी है, क्योंकि फ़ीस यहाँ पे ज़्यादा होती है, आपको फ़ी मैनेज करना समहाउ मुश्किल होता है, आपको फिर घर से मंगवाने पड़ते हैं वैसे। तो आपके पास अगर एडमिशन लेटर है तो स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा हैं। जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है, उस यूनिवर्सिटी की अपनी बहुत सारी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स हैं। एक अगर आपको नहीं मिली, दूसरी पे अप्लाई करें। जैसे एमटीसीपी अगर आपको नहीं मिलती, आप एमआईएस में अप्लाई करें, वो नहीं मिलती, आप यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें, अगर वो भी नहीं मिल रहा, तो किसी प्रोफेसर के प्रोजेक्ट पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मास्टर्स बाय रिसर्च भी जो है ना वो जीआरए के तौर पे कंसिडर करते हैं हमको, और वो भी 1 साल मिनिमम और 2 साल तक आपका फंडिंग होती है। थैंक यू अरसलान। तो यही क्वेश्चन थे, एक ही स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया जिसको हमने एड्रेस कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम।
एंड ऑल्सो मैनी कंग्रेचुलेशन ऑन योर अचीवमेंट। इंशाल्लाह कुछ और स्टूडेंट के क्वेश्चन हुए तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेंगे और हम लेटर ऑन उनको एड्रेस करेंगे। इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे इख्तिताम पज़ीर करते हैं। इंशाल्लाह एक नया सेशन बहुत जल्द आने वाला है। थैंक यू अरसलान एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।